ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। यस सर। ओके, तो हाँ सर। अभी शुरुआत में इनिशियल लेवल पे हम लोग बेटा एल्गी का जो भी पोर्शन हमने पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये रिवीजन के ऊपर ही ज़्यादा करके बेस्ड है। तो हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ा: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आई होप कि आपको सबको प्रॉपरली सुनाई दे रहा होगा। हाँ सर। ओके, और स्क्रीन भी प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ओके। तो कॉमन नेम जो है वो है तीनों के, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। जो मेजर पिगमेंट पाए जाते हैं वो है बेटा, है ना, यहाँ पे क्लोरोफिल ए, प्रोफिल ए। क्लोरोफिल बी। ठीक, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ब्राउन कलर के लिए फ्यूकोक्सैंथिन। और बेटा इसमें क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। ओके, फाइकोएरिथ्रिन फॉर द रेड कलर। तो ये है बी एंड सी एंड डी एंड क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट। देन सर स्टोर फूड के बारे में हमने पढ़ा। स्टोर्ड फूड के केस में बेटा इसमें क्लोरोफाइसिन स्टार्च होता है या तो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, इवन बेटा है ना, कोर प्रोटीन और उसके सराउंडिंग स्टार्च जमा होता है। यस सर। क्लियर। और यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के स्टार्च है जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, या तो मैनिटॉल या तो लेमिनेरिन। ऐसे अलग प्रकार के बेटा स्टार्च इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि ग्लाइकोजेन जैसा या तो है ना अमाइलोपेक्टिन जैसा हाँ होता है। उसके बाद है बेटा सेल वॉल। इसका सेल वॉल सेलुलोज से बना है, इनर लेयर आउटर लेयर पेक्टोज है। देन सेलुलोज यहाँ पे भी है और एल्जिन है। एंड यहाँ पे बेटा सेलुलोज और एगार एगार ये दोनों ये कंपोनेंट पाया जाता है यस प्रोडोफाइसी सर। में। देन फ्लैजुलर नंबर या तो पोजीशन ऑफ इंसर्शन जो होता है फ्लैजेला का। अब यहाँ पे 2 से 8 फ्लैजेला पाए जाएंगे, यहाँ 2 ही फ्लैजेला होंगे और यहाँ पे फ्लैजेला होते ही नहीं है। तो जो भी फ्लैजेला यहाँ पाए जाते हैं वो इक्वल और अपाइकल पोर्शन पे होते हैं, अपाइकल है। देन यहाँ पे अनइक्वल और लेटरल है, बट यहाँ एक स्पेशल चीज हमें याद रखनी होती है, पायरी फॉर्म, मतलब दे आर पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर्स। वो ऑब्वियसली मैंने वर्ड क्या बार था? बार फाइसी जो होता है, इन केस ऑफ रोडोफाइसी। बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ सर, वो अपने वर्ड कौन सा बोला सर, वो पैर जैसा होने के लिए? पायरी फॉर्म, PYRI, है ना, पायरी फॉर्म मतलब पेयर शेप्ड। श्योर, तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ओके, कौन पूछना चाहता है? So one thing we have to remember here कि जो रेड एल्गी होते हैं, डेफिनेटली बेटा रेड एल्गी में, है ना, बिल्कुल भी हम लोग याद रखें कि रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। रेड एल्गी में मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था कि वो वार्मर वाटर में पाए जाते हैं। एक और पॉइंट सर बताया था कि दे शो द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, दे शो द पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स चेंजेस। सर सर sir, then how do red algae move? What is the locomotion? हाउ डू रेड एल्गी Move. They don't If move they're while they want to move. They are in the water. They can move by passively, water current. okay, okay. Okay. Then habitat, they are the green algae found in the fresh water, salt water, and brackish water. They are also found in the salt water and brackish water, but they are exclusively marine. They are very rare cases of the fresh water. Brown algae, and then red algae, some of the cases can be found in the fresh water, and most of them are the present in water. the brackish or the salty Sir, water. what is brackish water? Brackish water, we have told in last class that the water which is of the backflow from the ocean or which have the more concentration of the salt, clear, than the Sir, fresh water. just like the Vashi Creek. The,
it has a more concentration of the salt as compared to the fresh water. Okay, so Okay. in Yeah. between the ocean osmolarity and the fresh water's osmolarity. Okay, so here is Okay, sir. something that is okay. So they have the flagella for the movement. Okay, they actually their spores can move. Okay, so their spores have that flagella. Okay, even some chlamydomonas, even adult also have the flagella. So there are very less examples of the motile algae. Okay, so some unicellular Sure. algae they are motile. Sure. तो बेटा ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, है ना? सर सारे पॉइंट मैंने आपको पहले से बता के रखे हैं, बस ये रिवीजन है। ये चार्ट जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पे मैंने रेड एल्गी के ब्राउन एल्गी के एग्जांपल याद रखने के लिए भी एक ट्रिक बताई थी, दैट इज व्हाट द इडली इडली साफ। साफ ठीक है, तो उसमें आता है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, sargassum, fucus. These are the some examples of the brown algae, okay, which are given in the NCERT textbook. Then we are talking about the red algae. I have given the trick, that is the popo GG or GG popo, and that सर po is what the पोलिसिफोनिया Polycyphonia, Porphyra, पोरिफायरा and Gracilaria. मैंने ये ग्रासिलेरिया क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि एगार एगार ये जेली सब्सटेंस कौन से एल्गी से मिलता है? आंसर आता है ब्राउन एल्गी बेटा जेलिडियम एंड द ग्रेसिलेरिया। यस सर जेलिडियम Okay, so this is what the point we have to understand. Okay, so this one is over. So now here we are moving ahead. आगे चलते हैं हम लोग। So what we are going to learn, that is the ब्रायोफाइट्स। सो वी स्टार्टेड द ब्रायोफाइट, और मैंने आपको ब्रायोफाइट के बारे में थोड़े पॉइंट बताए थे। ब्रायोफाइट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, इस तरह से आपको ब्रिक्स के ऊपर और है ना ट्री ट्रंक्स के ऊपर या बेटा रॉक्स के ऊपर वो ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। हमने ये भी आइडिया समझा था कि ऑल द जो ब्रायोफाइट होते हैं उनके केस में है ना ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वाई? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, है ना, उनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। सो दैट इसी वजह से बेटा इनके बारे में हमने बात की थी। So they are called amphibians of the plant kingdom because they can live in soil but need water for sexual reproduction. तो जब भी इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो इट नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। सर एज अ रिजल्ट ऑफ जो रेनी सीजन में ज्यादा पाए जाते हैं ना सर। occur in the damp, humid and the shaded localities. Okay. Okay, so they are actually present in this. Okay, so here in this case we are going to see all these different types of the bryophytes. So हम लोगों ने बात की थी कि जो उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, the main plant body of the bryophytes is the gametophyte. Okay, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। इसमें बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इसमें दो अलग अलग प्रकार के जनरेशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसका सब बेसिक बेटा मैंने पहले ही बनाया, लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया। ठीक है, सो गैमेटोफाइट इसका डोमिनेंट होता है और इसका स्पोरोफाइट रिसेसिव होता है। मतलब आपको जो भी मैंने अभी प्लांट बॉडीज दिखाई थी ब्रिक्स के ऊपर, रॉक के ऊपर, वो सारे बेटा गैमेटोफाइट है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो भी होता है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती। अगर है भी
तो वो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो उनमें पॉसिबल है बेटा कि अगर ये गैमेटोफाइट है, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो ये बेटा मेन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और बेटा ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम लोग कहते हैं राइजोइड। सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट द राइजोइड्स। जब भी आपको ऑइड ये वर्ड देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ द ऑइड इज द जैसे कि, ठीक है, जैसे हम लोग अगर वर्ड कंसिडर करते बेटा बैक्टेरॉइड, तो जैसे मैं बैक्टेरॉइड ये वर्ड यूज करता हूँ तो इसका मतलब होता है बैक्टीरिया जैसा। ओके, सो इट इज लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैसा, ऐसा मैं कहता हूँ बैक्टेरॉइड। अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ बेटा वायरॉइड, इफ आई विल यूज द वर्ड दैट इज व्हाट द वायरॉइड, ओके, yes, they are root like, so definitely they function like a root. Okay, same thing. So here we have to understand that all these structures are there, they are stem like, root like or leaf like, ठीक है, but they are not a true leaf, true stem or true roots. Why? Because the root, stem and leaf जो हम लोग आजू बाजू में अपने पेड़ देखते हैं, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे हम लोग आजू बाजू में देखते हैं वो सारे स्पोरोफाइट होते हैं, उनके रूट डिप्लॉयड होते हैं, उनका स्टेम डिप्लॉयड होता है, उनके लीव्स डिप्लॉयड होते हैं टू एन, बट गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होता है। ये मैंने बार बार आपको बताया था हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो जब भी हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो इट ऑलवेज हैव वन थिंग, वो है बेटा कि गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। Gametophyte is always haploid and sporophyte is always diploid. Gametophyte is always haploid and sporophyte is always diploid. Gametophyte is always haploid and sporophyte is always diploid. Okay, n and 2n. तो इसीलिए गैमेटोफाइट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रूट, स्टेम या लीव्स जैसे नहीं है, ठीक है, लीव्स नहीं है, वो ट्रू नहीं है। सो व्हाट आई विल टेल यू हियर, यहाँ पे सिंपल बेटा पॉइंट है कि बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड एज कंपेयर टू द एल्गी। एल्गी से तो अच्छे डेवलप्ड है ये, ठीक है, एंड इट इज थैलस लाइक। थैलस लाइक मतलब फिर से वही, ठीक है, या तो वो जमीन के ऊपर बेटा थाली जैसे फैले होते हैं, चपटे पेपर जैसे फैले होते हैं ग्रीन, या तो ऐसे भी इरेक्ट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी लाइक अ प्रोस्ट्रेट और दे कैन बी इरेक्ट। श्योर, अभी प्रोस्ट्रेट इरेक्ट जो चीज दिखाने को मिलती है वो मॉसेस के केस में देखने को मिलती है ना, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे और आज ही सारे एग्जांपल हमें देखने हैं। सो एंड अटैच्ड टू प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होगा सर? प्रोस्ट्रेट का कौन सा? प्रोस्ट्रेट का मतलब फ्लैट, दे आर फ्लैट, दे आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, दे आर पैरेलल टू द सबस्ट्रेटम, जहां पे भी वो अटैच्ड है उसको बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, दैट इज द प्रोस्ट्रेट। एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय, वो कैसे अटैच्ड होते हैं? बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। अब हमें ये क्वेश्चन आएगा बेटा नीट में कि कहाँ पे यूनिसेलुलर राइजोइड देखने को मिलते हैं और कहाँ मल्टीसेलुलर राइजोइड होते हैं, तो हम लोग आगे इस सेक्शन में देखेंगे। बट यहाँ याद रखना है कि, है ना, इसमें तीन पार्ट है, वन इज व्हाट द राइजोइड। अब सबसे पहले राइजोइड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राइजोइड रूट जैसा है, मिनरल के, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है, राइजोइड रूट जैसा है तो एंकरिंग में मदद करता है, ये क्लियर करो। बट राइजोइड कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है, एंड राइजोइड इज द पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट का पार्ट है, ये क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डेफिनेटली मेन एक्सिस जो है बेटा ये मल्टीसेलुलर ही होगा और जो लीव्स होंगे वो भी मल्टीसेलुलर ही होंगे, बट एक ही है राइजोइड जो बेटा डेफिनेटली या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टीसेलुलर हो सकता है, अदरवाइज पूरा प्लांट मल्टीसेलुलर आगे है सर। चलते हैं, नेक्स्ट इज सर हाँ बोलो सर, तो rhizoids are like roots. Can you compare them with roots? राइजोइड्स आर लाइक रूट्स, मैंने बोला ना सारे ही बेटा ये रूट जैसा, स्टेम जैसा और लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, बट क्योंकि वो हैप्लॉइड है, क्योंकि वो हैप्लॉइड है और नॉट दैट मच, अभी जो लीफ जो होता है इनको मिडरीब वेन कुछ नहीं होता, और ये बहुत पतले होते हैं, बहुत छोटे होते हैं,
वेरी वेरी सर रियली। हाँ सर इस फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है, दोनों है। बिल्कुल। हाँ सर, आपने बोला था कि इसमें ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं, स्पोरोफाइट पूरा होने रिसेसिव होते हैं, और होने दो, टेरिडोफाइट पूरा में स्पोरोफाइट पूरा होने डोमिनेंट दो। होते हैं और गैमेटोफाइट रिसेसिव होते हैं। उससे आपका अर्चित क्या मतलब था, जबकि दोनों में अर्चित प्रेजेंट है? अर्चित पूरा लाइफ साइकिल अभी हुआ नहीं है, मैं क्या क्या पार्ट होते हैं ये बता रहा हूँ, है ना। अभी एंड पे आएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। डोंट ओके जंप टू द कंक्लूजन। ओके सर, श्योर है ना। थैंक यू। ओके, तो है ना, कुछ क्वेश्चन के लिए वेट करना आपके लिए जरूरी है ना। क्या होता है, कैसे होता है, इसका लाइफ साइकिल हम लोग देखने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग सिर्फ गैमेटोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस। इसके बाद बेटा, है ना, अब हमें देखना है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है एंड इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, और ये गैमेट को प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि व्हाट इज द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स। द प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स इज कॉल्ड एज द गैमेटोफाइट। इट्स क्लियर, ठीक है। अ प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट के केस में गैमेटोफाइट ही डोमिनेंट होता है, वही हमें ज्यादा करके देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादा बेटा उसका पूरा कमांड होता है लाइफ साइकिल के ऊपर। तो इसी चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको याद रखना। अभी मैं आपको सिर्फ बेटा नीट में आने वाले कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो? नंबर 1 है ना, कि ब्रायोफाइट के केस में कौन सा स्टेज डोमिनेंट है? गैमेटोफाइट। 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 बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा पार्ट जो है जिसमें रूट लाइक, लीफ लाइक, राइजॉइड। राइट। जल्दबाजी मत कंप्लीट द करो, सेंटेंस, प्लीज कंप्लीट द। है ना। कौन सा पार्ट है जिसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए, गैमेटोफाइट। सही बात है। तीसरा बेटा, 3 पार्ट है रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक में, ऐसे इनमें से कौन है जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टीसेलुलर? राइजॉइड। बहुत बढ़िया, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे, ठीक है। नाउ अब मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्रायोफाइट के केस में कौन गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। बहुत बढ़िया, गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो कौन प्रोड्यूस करेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। इट्स वेरी सिंपल, बहुत नॉर्मल है। तो मतलब आपको सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, और अगर ये क्वेश्चन के जवाब आपको आते हैं तो यू आर वेल वर्स, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है पोर्शन। नाउ कैन यू से दिस, है ना। ब्रायोफाइट में मैंने यहाँ पे भी पूरा इमेज दिया गया है ना। ये इमेज को अगर आप देखोगे तो ये है बेटा थैलस, है ना। ये थैलस है। प्रोस्टेट मतलब थाली जैसा। अब इसमें तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक भी स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्ट ऐसा फ्लैट बेटा एकदम, है ना, एक बिल्कुल थाली जैसा, पापड़ जैसा फैला होता है जमीन के ऊपर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज व्हाट, द थैलस। इसी को हम थैलस कहते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो 2 अलग अलग थैलस है, यू कैन सी हियर। सर कैन यू रिपीट व्हाट अ थैलस इज? इंटरनेट का प्रॉब्लम। फ्लैट प्रोस्टेट, है ना, स्ट्रक्चर फ्लैट, ग्रीन है, बट ग्रीन है मतलब वो फोटोसिंथेसिस करता है, ओके सर। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट हियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ब्रायोफाइट पाए जाते हैं, इनमें हम 3 टाइप के बारे में बात करते हैं। एक होता है लीवरवर्ट, एक होता है हॉर्नवर्ट, और एक होता है मॉसेस। बड़ा ध्यान से याद रखना जो मैं अभी स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ। याद रखना बेटा कि अभी सिलेबस रिड्यूस होने की बात हो रही है, समझ रहे हो, आपका सिलेबस रिड्यूस होने की बात हो रही है। तो हम लोग बेसिकली अभी
वो पोर्शंस को देखेंगे जो एनसीईआरटी में कवर्ड है, ठीक है। बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें हम लोग नहीं देखेंगे। सर हाँ बोलो। सर फीमेल थैलस और मेल थैलस में फर्क क्या है, मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करने का? हाँ वो दिख रहा है ना, वो देखने को मिलेगा। तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो ह्यूमन बींग्स में हाँ फीमेल में। बहुत बढ़िया, अच्छी आंखें है तुम्हारी, ठीक है। तो और भी थोड़ी सी आंखें हमारी अच्छी हो सकती है अगर हम फीमेल थैलस और मेल थैलस को भी पहचान सके तो। सर आर्कियोगोनियोफोर। ये बता रहा हूँ ना मैं, है ना आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, डोंट जंप टू द क्वेश्चंस। जब तक पूरा नहीं हो जाए आप क्वेश्चंस मत पूछो, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस को अपने पास दबा के रखो। आपका अगर आंसर मिलना नहीं है आखिरी में पूछो, ठीक है। तो मैंने कुछ बोला यहाँ पे कि सिलेबस रिड्यूस होने के चांसेस है। वो कहाँ पे रिड्यूस होता है, कितना रिड्यूस होता है, कोई जानता नहीं ढंग से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वो मेन चीजें कवर कर लेते हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ब्रायोफाइट के 3 ग्रुप है बेटा। वन इज अ लिवरवर्ट, एक होता है हॉर्नवर्ट और एक होता है मॉसेस। 3 है, ठीक है। बट हमारी एनसीईआरटी सिर्फ दोनों ही ग्रुप के बारे में बात करती है। एक है लिवरवर्ट और एक है हॉर्नवर्ट, सॉरी एक है मॉसेस। वो हॉर्नवर्ट के बारे में कोई बात नहीं कहती, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बड़ा ही ध्यान से सारे बच्चे जवाब देना। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि एल्गी के केस में मेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कहा था? इसके आंसर केस में आता है सर एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ दी एल्गी इज कॉल्ड एज द एंथेरिडियम। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, एल्गी के केस में हम लोगों ने फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा था? तो आंसर आर्केगोनियम। ऊगोनियम। क्या आंसर है? ऊगोनियम, ऊगोनियम ठीक है। तो एक और बार पूछ लेता हूँ, एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम ऊगोनियम। बट वो ऊगेम। यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल सेक्स ऑर्गन थे। बट ब्रायोफाइट में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, मल्टी सेलुलर और अच्छे से वेल डेवलप्ड, है ना, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो फिर ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? बायोफाइट में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम एंथेरिडियम कहते हैं, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनियम कहते हैं। सो दो अलग अलग वर्ड है ना। अगेन आई रिपीट, मेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ द ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम। अब हमारे पास लिवर वर्ड का एक एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में से दिया गया है और वो एग्जाम्पल है मर्कैंशिया नाम का। इसका नाम है मर्कैंशिया, ठीक है। मर्कैंशिया में 2 अलग अलग थैलस के ऊपर, है ना, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, है ना। फीमेल थैलस या फीमेल गैमेटोफाइट है ये, मेल थैलस या मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। फीमेल थैलस के ऊपर आर्किगोनिया डेवलप होते हैं, ठीक है। आर्किगोनिया प्रॉपरली डेवलप देखते हैं, प्रॉपरली ऐसे नीचे लोबिंग होता है इसका, और हमें पता चलता है, देखने पे ही पता चलता है कि वो, है ना, आर्किगोनियम है या एंथ्रेडियम है। वी कैन सी इट, वी कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अगर आपको देखने को मिल रहा है इन दोनों डायग्राम के, एनसीईआरटी के डायग्राम को देखो, ये जो एकदम अगली सा है ना, प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं, भद्दा सा कुछ तो भी, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि तवे पे आमलेट बनाया जा रहा है। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा जो दिखाई दे रहा है वो मेल है। दे डोंट केयर, उतना उनका रख रखाव नहीं होता। बट फीमेल, यू नो, दे आर सिस्टमेटिक, दे आर ब्यूटीफुल, वॉट एवर, ठीक है। एंड दे, है ना, टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में, अगर बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम डायरेक्ट नीट में आता है तो ये ट्रिक याद रखना। इस तरह का अगर आपको दिखे ना, विदाउट लेबल, लेबलिंग नहीं है, तो आपको पता लगाना है कि दिस वन इज द एंथ्रेडियम और दिस वन यहाँ पे आर्किगोनियम है। नाउ मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, ORE। 4 का मतलब होता है ब्रांच। 4 का मतलब क्या है? ब्रांच, ठीक है। तो जिस ब्रांच के ऊपर
आर्किगोनियम डेवलप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियोफोर, ठीक है। और जिस ब्रांच के ऊपर एंथ्रेडियम डेवलप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रेडियोफोर। सो व्हाट इज द मीनिंग फोर, फोर का मतलब है ब्रांच, इज इट क्लियर? तो ये हो गया नाउ, है ना। अब ये फीमेल थैलस क्यों है या फीमेल गैमेटोफाइट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर आर्किगोनियोफोर और आर्किगोनियोफोर के ऊपर आर्किगोनियम डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड व्हाई दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर और एंथ्रीडियोफोर के ऊपर एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। सो दिस इज अ फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब बेटा अगर आप लिख रहे हो तो आपको दो वर्ड आपको पता होने चाहिए, मैं आपको वर्ड बताता हूँ। वर्ड है डायोशियस एंड मोनोएशियस, ऐसे दो वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायोशियस, डायोशियस का मतलब क्या होता है और मोनोएशियस का मतलब क्या होता है। सो व्हेनेवर वी सी, जब भी हम लोग बात करें, है ना, डायोशियस वगैरह वर्ड के बारे में, तो हमें पता चलेगा, वी कैन अंडरस्टैंड हियर दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। द वर्ड इज दी, एक वर्ड है जिसको मैं कहता हूँ बेटा मोनोएशियस, and the second word is what, the dioecious. जब भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के ऊपर डेवलप होते हैं तब मैं मोनोएशियस ये वर्ड यूज करता हूँ। बट बेटा जब मेल और फीमेल बॉडीज ही डिफरेंट होती है तब मैं डायोशियस कंडीशन ये यूज करता हूँ। सो व्हाट इज मोनोएशियस, है ना, जैसे कि अर्थवर्म के केस में होता है। अर्थवर्म के ऊपर बेटा मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है, तो ऑब्वियसली वो मोनोएशियस है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की मेल ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है और फीमेल ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है, ठीक है। सो मैं उनको डायोशियस कहता हूँ। सो सेम थिंग इन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स के ऊपर बेटा एक ही प्लांट के ऊपर अगर बेटा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो तो मैं उसे मोनोएशियस कहता हूँ, ठीक है। और प्लांट जिसके ऊपर, है ना, दो अलग अलग बेटा प्लांट बॉडीज हो, मेल बॉडी प्लांट बॉडी अलग हो, फीमेल प्लांट बॉडी अलग हो, तो उसे मैं डायोशियस कहता हूँ। तो कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, मर्केंशिया बेटा सर डाउट है कर रहा है, सर, मर्केंशिया क्या शो कर रहा है, मोनोएशियस या डायोशियस है? डायोशियस। डायोशियस है क्योंकि उसका फीमेल थैलस और मेल थैलस डिफरेंट है, ठीक है। तो मर्केंशिया आर डायोशियस इन नेचर। तो क्या आपने सर क्या होता है मोनोएशियस, क्या होता है, व्हाट इज मोनोएशियस? मोनोएशियस का मतलब है a single plant body, a single body having both the sex organs, ठीक है। जिसमें एनिमल्स में हम लोग वर्ड यूज करते हैं हर्मेफ्रोडाइट, ऐसा भी शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ही बॉडी के ऊपर अगर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग मोनोएशियस कंडीशन कहते हैं। और अगर बेटा जैसे हमें मर्केंशिया के केस में दिखाई दे रहा है, जैसा हमें मर्केंशिया के केस में दिखाई दे रहा है, अगर बेटा, है ना, सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो, है ना, तो मैं उसे क्या कहता हूँ, दैट इज कंसिडर्ड एज द डायोशियस कंडीशन, उसे मैं, है ना, डायोशियस कंडीशन कहता हूँ। तो जो मर्केंशिया हमारे लिए जो एग्जांपल दिया गया है वो बेटा, है ना, दैट्स इट, इट्स रियली द एग्जांपल ऑफ व्हाट द हियर, ओके। सो वन थिंग, हाँ बोलो। सर क्या एक स्पीसीज के दो प्लांट्स मोनोइशियस और डायोशियस हो सकते हैं? एक प्लेट के दो प्लांट, अलग प्लांट, मतलब एक एक ही स्पीसीज के दो प्लांट्स, देखने को मिला, ऐसा हाँ हो सर। सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, बट एक वेरी वेरी रेयर कुछ एग्जांपल है, बट इट्स नॉट कॉमन थिंग, है ना, इट्स एक्सेप्शन, ओके सर, ओके। ओके कुछ प्लांट्स सर। ऐसे लिवर हैं, वो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे ना, है? इट्स वेरी वेरी रेयर, है ना, बहुत रेयर है, बहुत से। अभी जैसे मैंगो का एग्जांपल लेंगे अच्छा ना, मैंगो
मैंगो भी वो पॉलीगैमस कंडीशन होती है, वो अलग ही है, जो डायोशियस मोनोएशियस से अलग है। तो विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अभी तो बेसिक आपको Okay, समझ sir. में, मोनोएशियस क्या है और डायोशियस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो So यहाँ पे liver सीधा क्या है, सब पॉइंट है, फैमिली क्लास या सीधा क्या है पॉइंट सर? है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर दो। मुझे एक चीज बताओ, क्या है ना, मैं वर्ड बोलता हूँ बेटा, है ना, कि द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर, ट्रू है कि फॉल्स है? सर वो बहुत हो गया, सिंपल बात, ठीक है। नाउ है ना, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रेडियम एंड देन फीमेल Yes, sir. सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज द आर्कीगोनियम। ये दो चीजें हैं, ठीक है। अभी सबसे खास बात जो होती है कि ये जो एंथ्रेडियम होते हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ह्यूमन बींग्स के केस में भी बेटा यूनिफ्लैजिलेटेड होता है ना, मतलब जो स्पर्म है वो यूनिफ्लैजिलेटेड होता है इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग। बट जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका जो सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम जो है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो कॉमा शेप्ड एज वेल एज व्हाट द बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। सो दिस इज द स्पर्म सेल ऑफ द ब्रायोफाइट। ये स्पर्म सेल है ब्रायोफाइट का, जिस विच इज बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब इसको दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज अ कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, okay. This is what the point we have to understand. Then when we talk about the female sex organ, the sex organ of the bryophyte, it's a flask shaped, इस तरह से बेटा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, you can see, ठीक है। और ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, लाइक अ फ्लास्क लाइक दिस, ऐसा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और इस फ्लाश शेप स्ट्रक्चर के अंदर बेटा एग सेल होता है, इट्स एग सेल लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट द आर्किगोनियम, एक सिंगल आर्किगोनियम बेटा ऐसा पाया जाता है, ठीक। ऑब्वियसली पानी में वाटर, इट नीड वाटर, तो ये स्पर्म बेटा तैरते तैरते है ना इधर एंट्री मारते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बताया व्हाट इज द oogamie। oogamie के केस में, oogamie के केस में मैंने आपको बताया कि in the females. egg cell are is larger and non-motile, है ना, and then male gametes are smaller and motile, and the fertilization must occur within the female sex organ। तो डेफिनेट बेटा ये तीनों चीजें फॉलो कर रहा है ब्रायोफाइट, तीनों चीजें फॉलो कर रहा है। इसका एंथेरोजॉइड है, एंथेरोजॉइड मतलब एंथेरोजॉइड है, ठीक है, एंथर जैसा चीज है बट है ना मूवमेंट करता है, सो एंथेरोजॉइड ऐसा वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। बाइफ्लैजिलेटेड है, स्पर्म है, ठीक है। एंड देन हियर इट्स द फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, उसके अंदर बेटा एक एग सेल प्रोड्यूस होता है ना। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, नॉर्मल पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ब्रायोफाइट का जो स्पर्म होता है उसे क्या कहते हैं? Antherozoids. एंथेरोजॉइड। उसका शेप कैसा होता है? Biflagellated होता है, मतलब उसको दो फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी फ्लैजेला? Commercial. 2 फ्लैजेला, ओके डन। Which shape did you? आर्किगोनियम का शेप कैसा होता है? इट इज अ फ्लास्क शेप, Flash ship. ठीक है, दैट्स इट। और ये क्या शो करेगा? oogamie शो करेगा, ऑब्वियस oogamie शो करेगा। सर हाँ बोलो बेटा। आपने उस स्पर्म का कौन सा मतलब शेप कौन सा बोला था सर? प्लीज कॉमा रिपीट शेप, कर सकते हो? कॉमा, इट्स अ सर कॉमा। लिख, कैन यू राइट इट आंसर? डन। So, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी, किस तरह से गैमेटोफाइट को गैमेट प्रोड्यूस करना है, तो गैमेट कैसे प्रोड्यूस करेगा वो? इट हैज टू प्रोड्यूस द सेक्स ऑर्गन्स, तो इट प्रोड्यूसेस द सेक्स ऑर्गन्स। और देख रहे हो आप लोग यहाँ पे ओरिजिनली बेटा ये स्ट्रक्चर दिया गया है ना, आप पहचान सकते हो, ये बेटा मेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, देख रहा है, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला है। यहाँ पे नीचे बेटा आर्किगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स है अटैच, और ये बेटा ऊपर सुपरफिशियल अपर लेवल पे आपको यहाँ पे बेटा देखने को मिलते हैं एंथ्रेडियम देखने को मिलते हैं,
जिसमें से यहाँ से बेटा स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। दे ट्रैवल थ्रू द वाटर, वो पानी में बेटा तैरते हुए यहाँ से इधर चले जाएंगे, दे विल मूव हियर। ओके, सो एक ही वाटर बॉडी में या वहीं पे बेटा वो प्रेजेंट है। क्लियर है? सो दैट इज। सर हाँ बोलो। सर हर ब्रायोफाइट के मेल गैमेट कॉमा शेप के होते हैं। हाँ ठीक है, सो मोस्ट ऑफ देम आर कॉमा शेप। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली बेटा आप लिख सकते हो, है ना। अभी हम लोग सिर्फ लिवर वर्ट के बारे में Sir. ही बात कर रहे हैं बेटा, अभी तक हम लोग मॉसेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉसेस ज्यादा एलेबोरेट होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। हाँ बोलो। सर लिवरवर्ट क्लास फैमिली में से क्या है सर वो? बेटा इसमें 3 ग्रुप पाए जाते हैं ब्रायोफाइट में। वन इज अ लिवरवर्ट, वन इज अ हॉर्न। जैसे हमने एल्गी में पढ़ा 3 ग्रुप है, ठीक है, हाँ सर। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। वैसे बेटा ब्रायोफाइट में 3 अलग अलग, ये तो क्लासिफिकेशन है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। नाउ एक क्वेश्चन हाँ। मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आप बताओ बेटा कि इसमें राइजोइड है कि नहीं है। तो इसका राइजोइड यूनिसेलुलर होता है। लिवरवर्ट का राइजोइड जो है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, लिवरवर्ट का राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। राइजोइड ऑफ द लिवरवर्ट्स आर यूनिसेलुलर। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। So they are very small, ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। आप लोग बिल्कुल ब्रिक्स के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे बेटा, आपने इवन थोड़ा सा ऐसे फोर्सेप भी ले लिया, आपने ब्लेड ले लिया, तो ब्लेड से कट करके देखोगे तो ब्लेड के ऊपर भी 4-5 थैलस आ जाएंगे। इतने छोटे वो हो सकते हैं या थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड टू वाटर एंड मीट आर्किगोनियम, ये मैंने अभी बताया। एन एंथेरोजॉइड फ्यूज विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट। तो यही होगा, oogamous कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है ना। एंथेरोजॉइड पानी में रिलीज हो जाएंगे एंड ठीक, एंड इट विल मूव, ठीक है, इन द वाटर। अब बोलो रौनक, कुछ बोलना चाहते हो? सर वो लिवरवर्ट और वो दूसरा क्या था? लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस हम लोग देखेंगे। आप अभी तो बेसिक बता रहा हूँ मैं, बेसिक तीनों। सर वो नोट्स बनाने के लिए चाहिए। मुझे थोड़े वर्ड्स आपको बताने हैं, सेक्स ऑर्गन को क्या कहता हूँ, सारी बेसिक चीजें चल रही है ना। हैव पेशेंस, पक्का है ना। Okay, sir. आखिरी में सारी चीजें देखनी है ना, कंपैरेटिवली भी तो चीजें देखनी है। श्योर है ना। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ 2 ही ग्रुप देखने वाले हैं, एक है लिवरवर्ट और एक मॉसेस। हम हॉर्नवर्ट के बारे में नहीं पढ़ने वाले। श्योर, ठीक है। सो सर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या बेटा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं है, यहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक, चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ अब थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग, क्या चीज हमने बनाई है, क्या है ये? गैमेटोफाइट है बेटा, दिस इज अ गैमेटोफाइट। मैंने आपको बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का डायग्राम बना के दिया था। मैंने कहा था कि गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और सेक्स ऑर्गन में बेटा गैमेट डेवलप होते हैं, ठीक है। और गैमेट जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनता है, और आफ्टर जाइगोट देयर इज अनदर स्टेज स्टार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द स्पोरोफाइट। उसे मैं स्पोरोफाइट कहता हूँ। तो क्या आप देख पा रहे हो? अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन देखता हूँ, ये बेटा मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। आपका भी बेसिक बना दिया मैंने। लिवरवर्ट के केस में मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है मेल गैमेटोफाइट, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ जो मेल गैमेटोफाइट है थैलस, इसके ऊपर बेटा एंथ्रीडियम डेवलप होंगे। इस तरह से एंथ्रीडिया होते हैं, और उसके ऊपर बेटा इस तरह से स्पर्म डेवलप होंगे, जो कि है ना बायफ्लैजेलेटेड होते हैं। दे हैव अ 2 फ्लैजेला, दे आर कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। नाउ हियर ये फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा है ना ये एंथ्रीडियोफोर के ऊपर है ना, सॉरी आर्किगोनियोफोर के ऊपर आर्किगोनियल हेड, और इसके बीनीथ बेटा यहाँ पे आर्किगोनिया
जो कि फ्लास्क शेप्ड होते हैं और उनके अंदर एक ही सिंगल एग सेल पाया जाता है। बोथ द थिंग्स क्लियर है। अब ये वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा, इट विल बी रिलीज्ड इन द वाटर। बड़ा ध्यान से चीज को सुनना, यहाँ पे मुद्दा बहुत ही सिंपल है। ध्यान से सुनने वाला बात ये बेटा कि जब आर्कीगोनिया मैच्योर हो जाएगा तो आर्कीगोनिया जो है बेटा यहाँ पे उसको दो पार्ट होते हैं, ये नेक होता है और नेक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं वाटर में। आर्कीगोनिया जो है कुछ केमिकल रिलीज करता है वाटर में, ठीक है। और इसी केमिकल की तरफ बेटा ये जो स्पर्म होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एंड दे विल मूव टुवर्ड दैट केमिकल। इसको हम केमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। मैंने दो शब्द आपको बताए, एक है केमोट्रॉपिक और एक है केमोटैक्टिक। ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ होगा, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो ट्रॉपिक मूवमेंट है। ये टैक्टिक है क्योंकि ये खुद तैर के चले जाते हैं। आई अगेन रिपीट, इसको मैं केमोटैक्टिक मूवमेंट कहता हूँ। Chemotactic and TACTIC another one, sir. सो द पॉइंट इज, यहाँ से बेटा ये जो स्पर्म है वाटर में ही तैरते हुए है ना फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, है ना कि हाँ मैं लिखूंगा बेटा, अभी तो शुरुआत में बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि है ना कौन सा केमिकल या तो उस केमिकल में कौन सी कंपोनेंट ज्यादा होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैलिक एसिड। ये कंपोनेंट आप लोग याद रखना, ठीक है। मैलिक एसिड, MALIC, मैलिक एसिड, ठीक है। तो मैंने क्या क्या वर्ड बताए, एक है बेटा केमोटैक्टिक मूवमेंट। तो क्या है ना, यहाँ से जो कंपोनेंट रिलीज हो रहा है, द कंपोनेंट विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द एग सेल और द आर्कीगोनियम नेक, है ना, ये नेक है, ये फ्लास्क है ना, इसका नेक है। तो इस नेक के थ्रू बेटा चीजें रिलीज होती है आगे, और सॉरी और यहाँ पे बेटा स्पर्म अट्रैक्ट होते हैं। तो होगा क्या कि स्पर्म विल गो इनसाइड एंड देयर विल बी मेटिंग, देयर विल बी फर्टिलाइजेशन इनसाइड द आर्कीगोनियम। तो इसी प्रोसेस को मैं, ठीक है, oogammy कहता हूँ। यहाँ oogammy होती है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। और होता सॉरी देन जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनता है हमने पढ़ा, जाइगोट से बनता है बेटा एम्ब्रियो। मैंने कहा कि ब्रायोफाइट ये ऐसा पहला प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो बनता है, इसलिए उसका नाम ब्रायोफाइट है, ठीक है। अब ये जो यहीं पे डेवलप हुआ, इसी के ऊपर डेवलप हुआ, है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन अभी भी बेटा प्लांट के ऊपर अटैच्ड है। उसी में धीरे से यही एम्ब्रियो बेटा धीरे से सीटा और इस तरह से कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बट बेटा ये स्पोरोफाइट ग्रीन नहीं है, ये बेटा अभी भी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, रिसेसिव है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है। ये उसी के ऊपर ग्रो रहता है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही जिंदा रहता है, ठीक है, उससे अलग नहीं होता। जैसे मैंने फ्यूनारिया में डायग्राम में दिखाया कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट अटैच्ड, वो ग्रीन नहीं है, वो पैरासिटिक है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता और वहीं पे डेवलप होता है ना। मदर प्लांट बॉडी जो है उसी के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होता है। सर स्पोरोफाइट का बहुत कम, मतलब खाली रिप्रोडक्शन की जितना ही पार्ट रहता है ना सर उसमें। काम है बस स्पोर प्रोड्यूस करना, ठीक है। अगर वो स्पोर प्रोड्यूस कर दे, ठीक, तो बस उसका काम खत्म है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्पोरोफाइट जो एक्चुअली जहाँ पे आर्कीगोनियम था वहीं पे एम्ब्रियो बना, एक्चुअली जहाँ एम्ब्रियो था वही स्पोरोफाइट बना, और वहीं पे बेटा वो मैच्योर हुआ, उसमें बहुत सारे स्पोर बने, मियोसिस हुआ। ये समझाया मैंने, स्पोर बने मतलब स्पोर मदर सेल से बने, यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस हुआ और बेटा हैप्लॉइड स्पोर रिलीज हो गए। हैप्लॉइड स्पोर रिलीज हो जाते हैं, जमीन के ऊपर गिरते हैं, सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते हैं, छोटे छोटे राइजोइड डेवलप होते हैं और उससे नया गैमेटोफाइट डेवलप होता है। यही लाइफ साइकिल है सर। हाँ बेला बोलो। मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है? मियोसिस होगा, स्पोरिक मियोसिस। सर यहाँ पे लिखा है जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस। जाइगोट में नहीं,
स्पोरोफाइट क्या आप वो लाइफ साइकिल देखते हैं अभी थोड़ी देर में, वेट एंड वॉच। अभी तो ये क्लियर करो, यहाँ पे सादी बात ये है कि ये दोनों गैमेटोफाइट, दो सेक्स ऑर्गन, दो मेल गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना, ठीक है, स्पोरोफाइट से बेटा स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट हुआ, नया गैमेटोफाइट आया। ये उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल है। दिस इज अ सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है। अब मैंने बार बार आपको समझा के रखा हुआ है कि जब भी मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलता हूं तो कौन सा मियोसिस होता है भाई? स्पोरिक मियोसिस, है ना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोटिक मियोसिस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोजेनिक। गैमेटोजेनिक, तो यहाँ पे कौन सा मियोसिस होता है? स्पोरिक मियोसिस, मतलब स्पोर बनाने वाला मियोसिस। क्लियर है ये? इसीलिए बेसिक को बिल्कुल छोड़ना मत, बेसिक छोड़ के तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। अभी तो क्लियर है ना? क्या कर रहा है जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में? जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड एज अ स्पोरोफाइट। जाइगोट में मियोसिस तो नहीं होता, मतलब यहाँ जाइगोटिक मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ जाइगोट माइटोसिस शो करता है, एम्ब्रियो बनाता है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, वो खुद फ्री लिविंग नहीं है, वो पैरासिटिक है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है। एंड बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, ग्रीन है ना, गैमेटोफाइट ग्रीन है, उसके ऊपर अटैच रहता है, उसके ऊपर ही पलता है। एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, तो उससे नरिशमेंट लेता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस। अब ये सम सेल कौन से हैं? उसका नाम मैंने आपको बताया था, स्पोर मदर सेल। सम सेल जो वर्ड यूज किया वो कौन से सेल है? दे आर द स्पोर मदर सेल, जो स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। And these spore mother cell show the meiosis to produce spores, haploid spores. And these spores germinate to form the gametophyte. तो बेटा ये germinate होंगे और gametophyte बनाएंगे. That is what the simple thing we have to understand. Okay, so this is the life cycle of the bryophytes. ठीक है, ये लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। सर 1 मिनट पिछले वाले पेज पे जाना। हाँ ठीक है, तो जो भी लाइफ साइकिल है ना, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया। मैं 4 क्वेश्चन पूछूं आपको, फिर वही क्वेश्चन बेटा जिस दिन मैंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पूछा था। क्या आप बता सकते हो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन? Gametes. फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप Formation of पढ़ gametes. रहे हो तब तक ये लाइफ साइकिल को बार बार देख लो, क्योंकि बिना देखे आओगे तो ये बेसिक इतने दिन का जो बेकार जाएगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ आपके आंखों के सामने है, स्पोर से। स्पोर से सर। एग्जैक्टली, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या है बताओ? स्पोर। Formation of spores. स्पोर है, ठीक है। देन लास्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या हो सकता है? व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द Formation of gametes. गैमेट। आर द लास्ट। बिल्कुल सिंपल है। तो तीसरा क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होगा? गैमेट। जाइगोट। 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 Obviously, zygote is the first stage of the sporophytic generation. Now, the last stage of the sporophytic generation क्या होगा? स्पोर मदर। स्पोर मदर सेल, है ना। ये डेफिनेट बेटा, ये 4 पॉइंट मैंने आपको क्लियरली बता के रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल, आप लोग नए हो, ये सब चीजें आप लोग जानते नहीं हो, तो आपको डेफिनेटली कितना भी बेसिक बनाओ तो भी, है ना, आप भूल जाते हो, क्योंकि अटैचमेंट नहीं रहता एकदम। मतलब 2 हफ्ते पहले कुछ पढ़ लिया, है ना, फिर बाद में बहुत कुछ और चीजें पढ़ी, तो है ना, ये डिस्कनेक्ट जो बनता है उसके वजह से, है ना, प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं अभी। ये हो गया, आगे बढ़ूं क्या मैं? तो चलो मैं यहाँ पे, है ना, उसी पूरे सिनारियो को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इस सिनारियो को बहुत अच्छे से देखना, समझना, ठीक है, चीज़ों को आप नोटिस करना बेटा। मुद्दा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ गैमेटोफाइट है, तो ये है गैमेटोफाइट।
और मैंने कहा कि गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। उसके ऊपर क्या डेवलप होते हैं, उसके ऊपर डेवलप होते बेटा सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन को मैं दो अलग अलग नाम भी दे सकता हूँ। एक को मैंने मेल सेक्स ऑर्गन कहा एंथेरिडियम, और दूसरे को बेटा मैंने है ना फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम कहा। आर्किगोनियम। ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है इस तरह से फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर है ना, उसके अंदर इस तरह से बेटा एग सेल डेवलप होता है। ठीक, डन, ये तो है। और बेटा जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एक्चुअली ऐसे है ना रैकेट शेप्ड होते हैं, इस तरह से, दे आर लाइक दिस। ठीक है, सो इसमें से है ना बहुत सारे बेटा हम लोगों को, अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमीट एंथेरोजॉइड या स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये रहा गैमेटोफिटिक जनरेशन, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में हम लोगों ने बात की। नाउ व्हाट हैपन, क्या होगा, ये पानी में तैरते हुए बेटा डेफिनेटली दे विल रीच हियर। इसी को मैंने केमोटैक्टिक मूवमेंट कहा। It's called as what, the केमोटैक्टिक मूवमेंट, इसको मैं केमोटैक्टिक मूवमेंट कहता हूँ। वो पानी में तैरते हुए बेटा यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, सो इट्स अ केमोटैक्टिक मूवमेंट। वो खुद तैरते हुए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग जूडियोगैमी कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द जूडियोगैमी। पानी में खुद तैरते हुए जाते हैं स्पर्म, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जूडियोगैमी। और जब वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी। करेक्ट है, उस प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं। बट सिंगैमी का कौन सा टाइप यहाँ पे हमें दिखता है? सर जूडियोगैमी क्या होता है? ऊगैमी। मैं तीनों वर्ड को 3 बार रिपीट करूंगा अभी, हाँ, बड़ा ध्यान से सुनना है। जब भी केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बट खुद मूव करके जा रहा है, तो इसीलिए उसको हम केमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। स्पर्म जो है खुद मूव करता है, मूवमेंट करते हुए जाता है, इसीलिए उसको मैं जूडियोगैमी कहता हूँ, है ना। गैमीट खुद मूवमेंट करते हुए जाता है, इसीलिए उसको मैं जूडियोगैमी कहता हूँ। केमिकल के अट्रैक्ट होकर के जाता है, इसीलिए उसको केमोटैक्टिक मूवमेंट कहता हूँ। बट फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, ये 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए सिनगैमी को हम ऊगैमी कह रहे हैं। तो ये रहा गैमेटोफाइट का जनरेशन अब एंड हो गया। गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ पे बेटा एंड हो जाएगा, और यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी एक नए सेल की। इस सेल को हम लोगों ने कहा जाइगोट। ठीक है, बराबर लिख नहीं पाता, ओके। इसको हम लोगों ने कहा बेटा जाइगोट। जाइगोट जो कि डिप्लॉयड कंडीशन है। ठीक है, अब ये जाइगोट फटाफट माइटोसिस करेगा, बट अभी जैसे मैंने दिखाया कि वो अभी भी है ना गैमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच्ड है, वो वहां से दूर नहीं हुआ। माइटोसिस कर करके एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो, जो कि मल्टी सेलुलर है बट 2n है ना। यही एम्ब्रियो, दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू, है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें चीजें होती है, जैसे कि इसमें होता है फुट, और ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटे, मतलब स्टॉक, और ऊपर होता है बेटा है ना ये वाली चीज, इसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली स्पोरोफाइट है, और ये स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर ही डेवलप होता है, मतलब ये पैरासाइट है। सर वो गैमेटो, वो खुद का खाना भी नहीं बना सकता, और ना बेटा खुद का वाटर भी एब्जॉर्ब कर पाता है। इट्स कंप्लीटली सोलली डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। ठीक है, कंप्लीट नरिशमेंट है ना गैमेटोफाइट ही उसे देगा। बट इसका जो कैप्सूल है, इसके कैप्सूल को मैं स्पोरेंजिया कहता हूँ, है ना। जिस तरह से अभी हमने देखा येलो कलर का स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का मतलब मैंने आपको समझाया था। स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, नाउ
इसमें कुछ सेल्स होते हैं स्पोर मदर से कहा बेटा स्पोर मदर सेल, क्योंकि ये सब कुछ डिप्लॉयड है तो स्पोर मदर सेल्स आर आल्सो डिप्लॉयड। ठीक है, नाउ हियर यू कैन अंडरस्टैंड this spore mother cell now shows something that is called as what the meiosis। meiosis करने की वजह से यहाँ पे हमें डेफिनेटली बेटा स्पोर मिलते हैं, सारे स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और जैसे ही जमीन पे गिरते हैं बेटा, है ना, दे विल डेवलप इनटू द गैमेटोफाइट। ठीक है, अब कुछ स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिपेंड करता है उनके जेनेटिक्स के ऊपर, उनके क्रोमोसोम्स के ऊपर कि कौन सा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनेगा और कौन सा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अगर ये स्टेटमेंट आपने सही ढंग से नहीं सुना है तो मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ। सारे हैप्लॉइड स्पोर बेटा गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे, बट अगर ये डायोशियस है, जैसे कि मर्केंशिया में होते हैं गैमेटोफाइट डायोशियस, मेल गैमेटोफाइट अलग और फीमेल गैमेटोफाइट अलग, तो उस केस में that in that case some spore will develop into, and some spore will develop into the male gametophyte and some spore will develop into female gametophyte। it depends upon its genetics, उसके genetics के ऊपर डिपेंड है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड है या तो क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हमारे केस में होता है, ह्यूमन बींग्स के केस में XX है तो फीमेल, XY है तो मेल, लाइक दैट। वहाँ पे भी ऐसा ही नहीं होता, बट कुछ अलग तरीके हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म्स है, कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट है। ठीक है, तो वो अभी हमारा है ना मेन इशू नहीं है। तो क्या आपको समझ में आया? यहाँ पे वही लाइफ साइकिल मैंने बताई, वही सब चीजें बताई, सेम टू सेम। ये कैसा लाइफ साइकिल है? ये कौन सा लाइफ साइकिल है बताओ? Which life cycle? Haplodiplontic। है ना, ये तो वही है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। दिस इज एक्चुअली दिस इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके ऊपर जितना भी है बेटा वो सारा हैप्लॉइड पोर्शन है ना, और यहाँ नीचे जो भी है बेटा वो सारा बेटा डिप्लॉइड है। बट मुद्दा है डोमिनेंट कौन है? हैप्लॉइड डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन है? डिप्लॉइड रिसेसिव। ये क्लियर कर लो। ठीक है, थैलस कौन है? थैलस तो ये होता है, ये है वो ग्रीन थैलस जिसमें बेटा है ना रूट लाइक स्ट्रक्चर आ सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ सकते हैं। नहीं तो वो प्रोस्ट्रेट होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट थाली जैसा रहेगा और नीचे यूनिसेलुलर थैलस। दैट्स इट। इतना क्लियर है? यही तो मैंने बताया था। आर यू श्योर और नॉट? यस सर। सर अभी पूरा हुआ नहीं, कहानी पूरी सुन लो है। बट जो भी मैंने बताया, व्हाटएवर जो भी है, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। बहुत ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं, है ना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। होता क्या है, जो कुछ मैंने बताया वो सारा बेटा मैंने लिवरवर्ट का केस बताया यहाँ पे। इट्स अ लिवरवर्ट। लिवरवर्ट के लिए ना सर? लिवरवर्ट के बारे में बताइए, लाइफ साइकिल मोसेस के लिए नहीं है। दिस लाइफ साइकिल इज फॉर द लिवरवर्ट। क्लियर करो, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये लाइफ साइकिल बेटा मोसेस के लिए नहीं है। दिस इज फॉर व्हाट? द लिवरवर्ट। सर के लिए है। क्या फर्क है देख लेते हैं, पहले सुन लो, बाद में मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ठीक है, क्या डिफरेंस है ये देख लो। डिफरेंस बहुत सिंपल है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो हमें सबको समझना है। बहुत ध्यान से सब लोग, है ना, मैं यहाँ पे ये इस तरह से ग्रीन मार्कर लेता हूँ, बी केयरफुल। ये जो स्पोर बने हैं, यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, एवरीथिंग इज सेम, सिमिलर, कुछ भी चीज नहीं होगा मोसेस में। जो स्पोर बने हैं, दिस स्पोर, ये जो स्पोर है बेटा, ये जर्मिनेट हो करके ऐसे फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो ब्रांच होते हैं, ग्रीन होते हैं। इनको, ये हैप्लॉइड ही होंगे क्योंकि स्पोर से ही बनते हैं। इनको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा। इनको हम लोग प्रोटोनेमा कहते हैं। ये बेटा जेवेनाइल स्टेज होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोनेमा स्टेज है। मतलब ये ऐसे फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जो ग्रीन है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट स्पोर से डायरेक्ट बेटा गैमेटोफाइट नहीं बना, ये बात याद रखो। मॉसेस में
ये जो मेन जो बॉडी होती है वो लीफी स्टेज होती है, वो थैलस नहीं होती है ना, वो प्रोस्टेट नहीं होती, वो लीफी स्टेज होती है, जो आपने फिनारिया में अभी देखा, जिसमें बेटा लीफ लाइक चीज, रूट लाइक, स्टेम लाइक बातें दिखाई दी। मर्केंशिया में था क्या ऐसा? थैलस था, डायरेक्ट सिंपल थैलस था। मॉसिस के केस में दो स्टेजेस आती है बेटा गैमेटोफाइट में, एक प्रोटोनेमा स्टेज, एक लीफी स्टेज। तो ये प्रोटोनेमा, बड़ा ध्यान से, ये प्रोटोनेमा है ना, इसके फ्रेगमेंटेशन होते हैं, टूटता है ये, ठीक है, इसके फ्रेगमेंटेशन होते हैं, इसके फ्रेगमेंट। सर वो वाला साइड नहीं दिख रहा आपका अच्छे से, प्रोटीन है। हाँ, ये नहीं दिख रहा? दिख गया। हाँ ठीक है, ये जो है बेटा ये फ्रेगमेंटेशन होते हैं, या तो है ना, मैं दूसरा एक मार्कर लेता हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर का, इनके ऊपर बर्ड डेवलप होते हैं, छोटे छोटे बर्ड डेवलप होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं लैटरल बर्ड, इनके ऊपर लैटरल बर्ड डेवलप होते हैं। तो इनके फ्रैगमेंट से या तो बर्ड से और बेटा प्रोटोनेमा तैयार होते हैं, है ना, उसको हम लोग अलग कलर में लेंगे, येलो कलर में। इनसे बेटा और प्रोटोनेमा तैयार होते हैं, वो भी ग्रीन होते हैं, बट दिखाने के लिए मैं अलग दिखा रहा हूँ। इनको मैं, जो बाद में बने, इनको मैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहता हूँ, ठीक है। और फिर इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा के टूटने से, फ्रैगमेंटेशन से बेटा, हर एक टुकड़े से नया लीफी स्टेज आता है, नया थैलस बनता है। मतलब लिवरवर्ट में जिस तरह से डायरेक्टली बेटा गैमेटोफाइट बनता है, वैसा डायरेक्ट जर्मिनेशन मॉसेस के केस में देखने को नहीं मिलता। एक और बार सर एक और बार बता सकते हो? एक और बार रिपीट करता हूँ। लिवरवर्ट के केस में जिस तरह से डायरेक्ट जर्मिनेशन होकर के सीधा बेटा उसका गैमेटोफाइट बनता है, वैसा स्टेज बेटा मॉसेस के केस में नहीं होता। मॉसेस के केस में प्रोटोनेमा हैप्लॉइड ही है, ठीक है, सब कुछ हैप्लॉइड बनेगा क्योंकि स्पोर से बन रहा है। मॉसेस के केस में पहले प्रोटोनेमा स्टेज आती है, फिर बेटा उसका मेन लीफी स्टेज आती है, ठीक है, ऐसी दो स्टेजेस होती है मॉसेस के केस में। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। नाउ यहाँ पे वर्ड जो बोला है थोड़ा ध्यान देना, मैंने इसको सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोला, तो फिर ये वाला प्रोटोनेमा कौन सा होगा रे? कौन कितना टैलेंट लगाएगा बताओ, इसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी। इट्स सिंपल। तो क्या आप में से कितने बच्चे अभी बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी प्रोटोनेमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा? कौन बताएगा? अच्छा मैं स्टेटमेंट देता हूँ, द प्रोटोनेमा विच डेवलप फ्रॉम द स्पोर, क्या होगा बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। बहुत बढ़िया। फिर एक बार बताओ, जो प्रोटोनेमा प्राइमरी स्पोर से डेवलप होता है उसे मैं क्या कहता हूँ? बोलो क्या है वो? सेकेंडरी। हमारे प्रोटोनेमा। तो फिर जो बेटा फ्रैगमेंटेशन से लैटरल बर्ड से डेवलप होगा वो कौन सा प्रोटोनेमा होता है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। बराबर, बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलो। सर फ्रेगमेंटेशन के बाद सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है क्या? हाँ लिखा तो है, ये क्या फ्रैगमेंटेशन हुआ, इसके फ्रैगमेंट से दूसरे और फ्रैगमेंट तैयार हो गए, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये क्या, ये एरो उधर ही जा रहा है, पकड़ो इस एरो, ठीक है। आर यू श्योर? आपको डिफरेंस समझ में आया है ना? आप चाहो तो ये बना सकते हो पेजेस के ऊपर, आपके पास अगर है तो। मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा। सर। हाँ बोलो। सर वो लैटरल सर, बर्ड के क्या? लैटरल बर्ड लैटरल बर्ड मतलब प्रोटोनेमा के ऊपर छोटे छोटे बर्ड या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, वो टूट के गिर जाते हैं और उनसे फिर से प्रोटोनेमा बनता है। सर सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो वापस कि इसमें हैप्लॉइड क्यों डोमिनेंट होता है? हैप्लॉइड क्यों? हैप्लॉइड डोमिनेंट होता है, हम लोग पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है, वो होता है, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वो ग्रीन है, वो खुद का खाना खुद बनाता है, वो लार्ज है ना, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं और उसी के ऊपर बेटा ये स्पोरोफाइट पल रहा है, इसलिए वो डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट का कुछ इंडिपेंडेंट है ना एग्जिस्टेंस नहीं है, स्पोरोफाइट उसी के ऊपर बेटा ग्रो होता है तो अलग है, तो डिप्लॉयड स्टेज,
बट उसके अलग डेवलप नहीं होता, वो उसी के ऊपर पलता पड़ता है। सर ओके हाँ, सर। स्पोर फॉर्मेशन के बाद फिर स्पोरोफाइट का। प्रोसेस में ही प्रोटोनेमा होता है। बोलो क्या? सर स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद फिर स्पोरोफाइट का क्या होता है? हाँ, एक बार स्पोर्स बन गए तो स्पोरोफाइट तो खत्म है, वो तो कैप्सूल फूट जाता है। कैप्सूल फट गया तो उसके अंदर से स्पोर तभी रिलीज होंगे। स्पोरेंजिया जो है वो है ना, रप्चर होगा तो ही बेटा स्पोर रिलीज हो जाते हैं, इसलिए। तो वो प्रोटोनिमा के विल बी उधर रिमूव्ड। सर एक ही बार स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं? बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस होंगे ना, बट एक साथ होंगे। सर नहीं मतलब लाइफ साइकिल में इसकी। हाँ, जब स्पोरोफाइट बनेगा तो वो स्पोर बनाएगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, काम खत्म। वंस इट विल स्पोर प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर रिलीज करेगा, खत्म हो गया। हाँ, वो फ्रैगमेंटेशन क्या लिखा है आपने क्या उधर? बेटा? वो फ्रैगमेंटेशन क्या लिखा है आपने उधर, वो प्रोटोनिमा के उधर? सुना ही नहीं दे रहा, आपका आवाज बहुत स्लो है क्या? वो आपने वो फ्रैगमेंटेशन लिखा है ना हाँ, प्रोटोनिमा हाँ, के उधर, उसका वो मतलब क्या है? फ्रैगमेंट्स होते हैं ना छोटे छोटे, ये प्रोटोनेमा फिलामेंटस है, धागे जैसा। तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, फ्रैगमेंट हो जाते हैं, और यही एक एक टुकड़ा बेटा एक और अलग अलग प्रोटोनेमा बन जाता है। सपोज ये प्राइमरी प्रोटोनेमा है ना, उसके अगर 4 टुकड़े हो गए तो उससे 4 अलग अलग प्रोटोनेमा बनेंगे। मैं चारों को बोलूंगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा। फ्रैगमेंटेशन ये है ना। ओके सर। सर एक गैमेटोफाइट कितने बार मतलब स्पोर प्रोड्यूस करता है? ये तो स्पीसीज के ऊपर डिपेंड स्पोरोफाइट। है ना, स्पीसीज के ऊपर डिपेंड है। बहुत बार तो क्योंकि ये छोटे होते हैं तो वंस दे विल प्रोड्यूस दे विल डाई। ठीक है, वो है ना, वो ज्यादा दिन नहीं रखते हैं। या तो डिपेंड करता है, 4 से 5 महीने तक वो सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट बन के स्पोर पड़ा रहेगा जमीन के ऊपर, अच्छी कंडीशन आएगी फिर से जर्मिनेट होकर नया गैमेटोफाइट बनाएगा। पुराने वाले गैमेटोफाइट सूख जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। मतलब आप वो बोल रहे हो, अगर समझो एडवर्स कंडीशन और स्पोर्स ऑल्फा हो गए तो स्पोर्स तो रह गए ही जब तक हाँ, मतलब वो स्पोर्स रहेंगे। जर्मिनेट नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्पोर्स रहते हैं, एडवर्स कंडीशन जैसे फेवरेबल आता है वो जर्मिनेट होकर के नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। हाँ, और गैमेटोफाइट बाकी जो बेटा फटाफट है ना, सेक्सुअल हाँ रिप्रोडक्शन करा करके स्पोरोफाइट बना करके स्पोर बना करके तैयार रहता है। ओके। और जो बाद में जो ओरिजिनल बाड़ा वाला उनके पेरेंट्स रहता है वो ड्राई आउट होके मर जाता है ना सर, एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेट। क्योंकि अरे उसको तो पानी चाहिए ना, वो ग्रीन है, उसको तो ओके पानी ओके की जरूरत होती है, वो वाटर बिना ओके, समझा सर्वाइव सर। करना बड़ा मुश्किल है। अभी गर्मियों के सीजन में ये ब्रायोफाइट बहुत मतलब कम हो जाता है इनका पॉपुलेशन, और डेफिनेटली उनको ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। तो अभी भी हम्म। आज अगर आप चले गए अभी उडग्ग मंडलम ऊटी वगैरह है ना, अपना इवन महाबलेश्वर वगैरह जाओगे तो आपको वहां देखने को मिलेंगे ब्रायोफाइट मॉसेस वगैरह। सर हाँ, सर गैमेटोफाइट कितने बार जायगोड बनाते हैं मतलब लाइफ साइकिल में? मैंने अभी बताया ना, इट्स डिपेंड्स कि स्पीसीज के ऊपर डिपेंड है। सर मतलब जितना वो जी लेंगे देखो, तब कोई तक। एक ही बार ऐसा करेगा मोस्ट ऑफ द केस में। एक ही बार सेक्स ऑर्गन बनाएगा, एक ही फिर बार क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और उसके बाद क्योंकि उसका वो सीजन खत्म हो जाएगा, वो सूख के मर जाएगा। अच्छा, नए गैमेटोफाइट्स बनेंगे इसमें? फिर नया गैमेटोफाइट बनेगा, फिर से वही करेगा, फिर नया गैमेटोफाइट बनेगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर स्पोरोफाइट बनवा लेगा, स्पोरोफाइट उसी के ऊपर डेवलप होगा, फिर बेटा वो स्पोर रिलीज कर देगा और सारा ही सूख जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? हाँ, बिल पास करके ही मानोगे यार, चलो कोई प्रॉब्लम। तो
तो ये बनाया कि नहीं, ये स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों ने? हाँ बना लिया सर। ये मुझे एक और बार बताना है क्योंकि यही क्रूशियल है, यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो और आप KVPY एग्जामिनेशन दोगे तो मैं पिछले 2017 वगैरह में जो KVPY में क्वेश्चन आया था, इसका क्वेश्चन मैं आपको बताना ओके चाहता सर। हूँ। ठीक है, श्योर सर। ठीक है, तो चलो शुरू करते। मैं क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर भी दूंगा। उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है। वो कहते हैं कि अगर राइजोइड में, बड़ा ध्यान से, इफ द राइजोइड हैव 20 क्रोमोसोम्स, है ना, समझा नहीं, 20 अगर क्रोमोसोम। राइजोइड में 20 क्रोमोसोम होंगे तो उस ब्रायोफाइट के जाइगोट में, है ना, जाइगोट में, एम्ब्रियो में, स्पोर में और प्रोटोनेमा में कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं? सर प्रोटोनेमा में 20 होंगे, स्पोर में 20 और एम्ब्रियो जाइगोट में 40। तो हाँ 10 सर। 10 22 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि 20 ऑरेंज या रहेगा ना, 20 20 40 92 40 हैप्लॉइड है ना। 20 और 40 सर। हाँ सर, 20 20 समझ में आया ना? 20 क्वेश्चन 20 लिख लो चाहो तो आप लोग, है ना, इफ यू वांट टू राइट डाउन। हाँ सर प्लीज। लिखना चाहते हो क्या? लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ ए ब्रायोफाइट्स राइजोइड हैव, राइजोइड है मतलब कहाँ होगा रे भाई, बताओ पहले तो। उसके गैमेटोफाइट में है, ये तो क्लियर करो, तो वो बता, अभी क्लियर होगा, है ना। इफ ए गैमेटोफाइट्स राइजोइड हैव, क्या है राइजोइड में? 20 क्रोमोसोम। If a bryophyte rhizoid have 20 chromosome, find out the number of chromosome in, find out the number of chromosome in its zygote, number of chromosome in its zygote, second embryo, third spore, and fourth protonema. सर 20 और 40। आंसर तो बहुत आसान है ना। 40 40 हाँ, 20 तो गैमेटोफाइट में होगा राइजोइड, ये तो क्लियर हो गया, हमें पता हो गया। तो वी कैन गिव द आंसर नाउ। यू आर, है ना, ब्रिलियंटली गिव दिस आंसर बिकॉज आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि कहाँ पे क्या होता है। सो ऑब्वियस हैप्लॉइड नंबर उसका n = 20 है, तो ऑब्वियस बेटा उसके जाइगोट में 2n होता है, तो जाइगोट 40 क्रोमोसोम होगा। एम्ब्रियो 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है, आपको पता हो गया, तो इट इज आल्सो 40। देन स्पोर हमेशा Haploid होता है। करता है, तो स्पोर हैप्लॉइड है तो 20 क्रोमोसोम। एंड प्रोटोनेमा इज आल्सो द पार्ट ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन, हैप्लॉइड। द 20 क्रोमोसोम, है ना। तो आंसर आएगा 40 40 20 20 बराबर। सर मतलब वो लोग ने वही ऑर्डर दिया, वो लोग ने कोई ट्रिक करके दिया को ऐसे नहीं फाइंड आउट। दिया, आवाज नहीं आया आपका, क्या बोल रहे हो? वो लोग ने ऑप्शन से एकदम ट्रिक करके दिया रहेगा कि नहीं, हम लोग को ऐसा आंसर लिखना पड़ता है सर। सॉरी है ना सर? आवाज ही नहीं आ Multi- रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो मल्टीपल चॉइस रहता है ना, तो सर वो लोग ने ऑप्शन कैसा दिया रहेगा मतलब आंसर्स वो के तो लिए? अभी ऐसे ही बताया ना, 40 40 20 20 ऐसे ओके, ऑप्शन मतलब वो लोग ऐसे ही दे देंगे। 40 20 40 ऐसा कुछ दिया रहेगा ओके सर। है ना। हाँ सर। बिल्कुल डेफिनेटली वो ऐसा ही देंगे और ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे। तो मैंने ऑप्शन दिया, मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन बताया, है ना। 40 40 20 20 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो आई थिंक यू आर श्योर अबाउट दिस एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस टाइप, है ना, कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। बट कितना डीप थॉट, ये कितना आपको बेसिक पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, नहीं तो कैसे दे पाओगे आंसर, है ना। आपको समझ में आई बात? डेप्थ समझ में आई क्या? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आपको ये सब नहीं पता है तो हाउ यू कैन गिव द आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ये कंप्लीटली लाइफ साइकिल, दोनों लाइफ साइकिल मैंने बताया। लीवर वर्ड का अलग, जिसमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन वर्ड यूज किया, ठीक है। और मॉसिस में जिसमें बेटा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन प्रोटोनेमा होता है। वर्ड यूज किया बेटा, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। कहाँ पे होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन?
डायरेक्ट जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन द Liverwort. लिवरवर्ट, ठीक है। और मॉसेस में कैसा होता है, इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट गैमेटोफाइट लीफी स्टेज नहीं आती। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग। तो आगे बढ़े, है ना। Yes, इसको sir. हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को, मैं सारे चीज मिटा देता हूँ। ओके, नाउ आगे बेटा अगर हम लोग कंडीशंस को देखते हैं यहाँ पे, है ना, मुद्दे पे आते हैं, बहुत सिंपल चीज़ों को नोटिस करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट्स पे आते हैं, चलो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्या इम्पोर्टेंस है रे भाई ब्रायोफाइट के? सम मॉसेस प्रोवाइड फूड, सर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, है ना। ब्रायोफाइट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बेटा इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो है नहीं ज्यादा, ह्यूमन बीइंग के लिए ये यूजफुल नहीं है, ये क्लियर करो, ठीक है। Okay, ये sir. आप देख पा रहे होगे मॉसेस दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो मॉसेस है, जैसे ये स्पैग्नम है, ठीक है, और ये है स्पैग्नम पीट, इसको बोलते हैं। जिस तरह से हमारे इधर बेटा हम कोयला यूज करते हैं, कोल, वैसे बेटा यूरोपियन कंट्रीज में ये स्पैग्नम पीट यूज किया जाता है, क्योंकि ठंडी जगह है वहां ज्यादा ये डेवलप होते हैं, ठीक है। सो सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल्स एंड बर्ड्स, ये एक यूज है। दूसरा, स्पीसीज ऑफ द स्पैग्नम मॉस प्रोवाइड पीट, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, जैसे हम कोयला यूज करते हैं कोल, वैसे बेटा पीट आल्सो एज अ फ्यूल। इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक और चीज है बेटा, पहले फ्रिज नहीं थे, तो बेटा ट्रांसशिपमेंट है, जहाजों में भर करके मछलियां लाई जाती थी, टोमेटो लाए जाते थे, ले जाते थे 6-6 महीना, तो कैसे लेके जाएंगे? तो हमको पता है कि अगर थोड़ा सा वाटर ह्यूमिड कंडीशन में टोमेटो या फिशेस को रखा जाए तो वो ज्यादा दिनों तक फ्रेश रह सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है पीट की, बॉग पीट इसे बोलते हैं, बॉग, BOG बॉग, ये जो बॉग पीट है इसका इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए है ना, होल्डिंग कैपेसिटी, सो दैट यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। अब ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, why the bog peat is used for the transshipment of the living material, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आंसर क्या है? बिकॉज, बोलो, बिकॉज इट हैज अ because it has water holding capacity. ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसीलिए, क्योंकि वाटर को होल्ड करके रख सकता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखता है, सूखने नहीं देता चीजों को, इसलिए उसका ट्रांसशिपमेंट में, मतलब शिप्स में जो है लाद करके कार्गो जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाने के लिए मदद की जाती थी, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों को उतनी जरूरत नहीं है ये सब की, बट फ्यूल ये यूज होता है आज भी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स में तीसरा, सर 1 मिनट पीछे करो ना। सर टेस्ट में जितना आपने पढ़ा है उतना आएगा। हो गया Just a second. सर जस्ट अ बेटा। Done, sir. ओके, सो और कुछ सर इम्पोर्टेंट, जैसे कि तीसरा पॉइंट है बेटा, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, अगर आपका मिस हो जाता है, आप लिख नहीं पाते हो, तो इसके 2 पर्याय हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है बेटा कि आप के चैनल पे ये शायद वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। अगर वो ना दिखे तो आप यहाँ जा करके प्लांट किंगडम क्लिक करके बेटा, है ना, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, ये अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आराम से ये देख सकते हो। तीसरा सबसे कारगर उपाय है, ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जैसे कि वैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई, आगे बढ़े। सो दे आर इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर रोल इन द प्लांट सक्सेशन। ये प्लांट सक्सेशन क्या होता है इसको हमें समझना पड़ेगा। प्लांट सक्सेशन मतलब होता है कि कहीं पे भी रॉकी प्लेसेस होते हैं, पत्थर होंगे,
जमीन पूरी बंजर होगी, वहां पे प्लांट नहीं होते। बट धीरे धीरे वहां पे सबसे पहले लाइकेंस और मॉसेस जा करके धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे बेटा आप देख रहा हो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ सिर्फ बेटा वाटर ही वाटर है, पानी से भरा हुआ जगह है, दलदल है। बट कुछ दिनों बाद में, मतलब आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों बाद में यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। तो इसी प्रोसेस को हम लोग सक्सेशन कहते हैं। मतलब जहाँ पे पहले वेजिटेशन नहीं था वहाँ पे धीरे 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 वेजिटेशन आना शुरू होता है। बट सबसे पहले जाके कदम कौन बढ़ाता है, सबसे पहले जाकर के बेटा ग्रोथ कौन शो करता है? तो आंसर आएगा लाइकेंस एंड मॉसेस। अगर अच्छा खासा पानी जमा है तो वहाँ मॉसेस बेटा है ना पहली बार जाकर के अपनी ग्रोथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी को है ना, तो ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल जो है वहाँ पे ये ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। सो मॉसेस along with the lichens, remember mosses along with the lichens decompose rocks making the substrate suitable for growth of the higher plant। इसीलिए सर पर मॉसेस को सॉइल भी चाहिए होगा ना? स्पीसीज कहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग पायोनियर स्पीसीज कहते हैं, बिकॉज दे आर द पायोनियर ऑफ द वेजिटेशन। तो आप फिर से इस बात को बड़ा ध्यान से समझो, है ना। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास में। ठीक है, बट जब भी आपको पायोनियर स्पीसीज के बारे में पूछा जाएगा तो आपको दो आंसर देने हैं फटाफट से। एक होता है मॉसेस और दूसरा होता है लाइकेन। मतलब जहाँ पे पहले जंगल नहीं है, झाड़ पेड़ नहीं है, वहाँ पे धीरे धीरे बेटा ये अपना पैर लगाते हैं, वहाँ पे ग्रो होते हैं, मरते हैं, ग्रो होते हैं, मरते हैं, और थोड़ी सी मिट्टी का लेयर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से नए बेटा प्लांट वहाँ पे ग्रो होने की शुरुआत हो जाती है। और फिर आगे चल करके कुछ दिनों बाद वहाँ पे जंगल खड़े हो जाते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है। ठीक है, इसी को हम सक्सेशन कहते हैं। सर हाँ बोलो। सर मॉसेस को सॉइल भी चाहिए होगा ना? क्या मॉसेस को? मॉस को सॉइल भी चाहिए ना ग्रोथ के लिए? सॉइल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो बेयर रॉक के करता है ना, जहाँ बहुत ज्यादा होगा ना, ह्यूमिड कंडीशन है ना, तो सबसे पहले तो लाइकेन ही जाते हैं। मॉसेस में भी उतना दम नहीं है, सबसे पहले है ना मॉसेस ही बेटा जाते हैं। मॉसेस ये सब कर पाते हैं, सॉरी लाइकेन कर पाते हैं। उसके साथ साथ मॉसेस भी वहां जाकर के ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लेकिन बेयर रॉक से तो सॉइल कहाँ रहेगा सर? इसको है ना, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर है मतलब है ना जो सबसे पहले वहां पे पैर जमाएंगे, और क्या। सर मॉसेस में मशरूम आ क्या बेटा? मॉसेस में मशरूम आ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मशरूम एज अ फंगस। सर एक डाउट था सर, मॉसेस और लाइकेंस में क्या डिफरेंस क्या है सर? लाइकेन अलग चीज है, उसमें अलगी और फंगस का कंपोजिशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, दैट इज लाइकेन को सॉइल की नेसेसिटी नहीं है सर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पोर्शन दिया है पूरा लाइकेन्स का, तो लाइकेन एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, ओके। अभी आता है बेटा 4th पॉइंट। Since mosses form dense mats on the soil, they can prevent soil erosion. तो soil erosion prevent कर सकते हैं वो, क्योंकि बिल्कुल बेटा mosses जो है completely है ना soil के ऊपर cover बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो soil का erosion है उसको वो stop कर पाते हैं। ये हुए 4 different बेटा importance of the bryophytes। ठीक है, उतना खास बेटा इनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये फूड के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग रोल इन द फॉर्म ऑफ द पायोनियर स्पीसीज इन द सक्सेशन। एंड थर्ड इज दे कैन स्टॉप द सॉइल एरोजन। तो इकोलॉजिकली हमारी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है, दे आर ऑफ वेरी लेस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ऐसा स्टेटमेंट हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, सो दे हैव अ वेरी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। उतना बेटा इकोनॉमिकली हमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक तो नहीं है।
क्वेश्चन है। They are vessel-like structures, you know. Archegonium are a vessel-like structure. Yes तो sir. नीचे जो वेसल जैसा चीज होती है वो एकोमोडेट कर लेता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किगोनियम। तो हम लोग थोड़ा ज्यादा जब डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि कैलिप्ट्रा वगैरह मैं बताऊंगा आपको, कैलिप्ट्रा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग आता है बेटा, तो दैट ड्राइंग इज वेरी है ना रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, तो ज़्यादा है ना, अभी बेसिक जबरदस्त आपका बन जाए ना, आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ। अभी तो 2 टाइप है, ये तो फटाफट हो जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना। पहला तो टाइप मैंने आपको बता दिया, वो क्या था रे भाई, यहाँ पे इसको आते हैं क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स, है ना। यहाँ पे So they grow usually in moist, shady habitats such as banks of the streams. ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, liverwort आपको दिखाई दे रहे हैं। They grow usually in the moist, shady habitats such as the banks of the streams, marshy ground, damp soil, bark of the trees and deep in the woods. ठीक है, तो ये ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये बहुत ही स्पेशल, ये देखो इस तरह से रॉकी सरफेस के ऊपर जहां वाटर है या तो ट्री ट्रंक के ऊपर बेटा वो ग्रो होते हैं। सो दिस इज एनलार्ज्ड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द लिवरवर्ट। आप देख पा रहे हो, एक थैलस है, एक गैमेटोफाइट है, पूरी तरह से ग्रीन है, यू कैन सी इट। देयर प्लांट बॉडी इज अ थैलॉइड, एग्जांपल मर्केंशिया। थैलस इज द डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रली मतलब थाली जैसा चपटा, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, ऊपर से नीचे से फ्लैट होता है। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब जो भी सबस्ट्रेट है उसके ऊपर दबा हुआ होता है, खाली पीठ। सर डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है, एक बार बता सकते हैं? वेंट्रल मतलब ऊपर से नीचे से चपटा बेटा, पापड़, ठीक है। दैट इज द डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर। द लीफी मेंबर्स, अभी कुछ लीफी मेंबर भी इसमें पाए जाते हैं लिवरवर्ट में। Have a tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. तो liverwort में अगर लीफी स्टेज होती है तो वो लीफी स्टेज में भी है ना एक लाइन में बेटा उनके ऊपर ऐसे है ना लीफ जैसे कुछ स्टेजेस आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आप देख पाओगे। सर ये वही है जिस पे हम लोग स्लीप ये होते हैं, मतलब यहाँ उसके पे जैसा। स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक्सिस होगा और इसके बिल्कुल आजू बाजू में इस तरह से 1 रो ऑफ द लीव्स लाइक स्ट्रक्चर एंड अनदर रो ऑफ द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी डेवलप्ड, ठीक है। मॉसेस में कुछ अलग होता है, मॉसेस में लीफ जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से है ना 1 रोज में नहीं देखने को मिलते। सो अगर लिवरवर्ट में, फिर एक बार बता देता हूँ, अगर लिवरवर्ट के केस में लीफी स्टेज आती है तो दे हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, leaf like structures, ठीक है, in 2 rows on the stem like structure, ठीक है। तो बेटा ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा अगर लीफी स्टेज लिवरवर्ट में होती है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन के बारे में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बेटा, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन, है ना। इस थैलस के 2 टुकड़े अगर हो गए तो 2 थैलस बन सकते हैं, बी क्लियर। हाँ, फिर एक बार, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, 2 टुकड़े हो गए, फ्रैगमेंट हो गए तो 2 थैलस बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। या तो उनमें बेटा ऐसे गेमी मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। और इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा आप देखोगे छोटे छोटे गेमी बनते हैं, मतलब ग्रीन स्ट्रक्चर्स। तो गेमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन बर्ड्स डेवलप होते हैं जिनको हम गेमी कहते हैं, ठीक है। और ये जब गेमी बेटा नीचे गिर जाता है, जमीन के ऊपर जब गेमी गिर जाते हैं तो दे डेवलप, ठीक है, थैला है।
वो बेटा एक थैलाई में डेवलप होते हैं। फिर एक बार मैं बता दूं, उसका जो डॉर्सल सरफेस है थैलस का, उसके ऊपर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम गेमी कप कहते हैं। इन गेमी कप के अंदर बेटा ग्रीन बर्ड्स पाए जाते हैं जिनको हम गेमी कहते हैं। यही गेमी, एक एक गेमी से बेटा एक एक गैमेटोफाइट बनते हुए हमें नजर आएगा। ठीक है, सो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। अभी तक हमने जो देखा था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, गैमेट बनाना, जायगोट बनाना, वो सेक्सुअल था। एसेक्सुअल में दो चीजें आपको याद रखनी है लिवर वर्ट में, या तो फ्रेगमेंटेशन होगा या तो वो गेमी कप बनाएगा। और गेमी कप जो है इट कैन हैव, है ना, 30 या 30 से ज्यादा 60 एक बेटा उसमें बर्ड डेवलप होते हैं और उनसे नए थैलस डेवलप होने की उनमें क्षमता होती है। दे आर द ग्रीन बर्ड। सो दी गेमी आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। इट्स अ सिंपल फंडा है, बहुत ही सादा बात है। ठीक है, इसमें सर नहीं समझा। रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कुछ पूछा जा रहा है। सर ह्यूमंस, ओके, सो द गेमी आर डिटैच्ड। तो ये आपको अभी नॉर्मल क्वेश्चन है ना। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि एक गेमी मतलब एक बर्ड में, है ना, कितने गैमेटोफाइट बनाने की क्षमता होती है। हाउ मेनी गैमेटोफाइट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल गेमी। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, याद रखना। क्या क्वेश्चन है कि एक गेमी जो है उससे कितने गैमेटोफाइट बन सकते हैं, कितने थैलस बन सकते हैं। तो इसका आंसर आता है बेटा, फ्रॉम वन गेमी 2 थैलस विल डेवलप। ठीक है, उसमें 2 ग्रोइंग पॉइंट होते हैं और 2 ग्रोइंग पॉइंट से 2 थैलस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, वो नंबर के फॉर्मेट में पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा था कि इफ ए गेमी कप हैव 32 गेमी, आर यू श्योर, है ना। क्वेश्चन कैसा था, इफ ए गेमी कप हैव 32 गेमी, अगर 32 गेमी उसके अंदर प्रेजेंट है, ग्रीन बर्ड, असेक्सुअल बर्ड, अगर बेटा 32 है, तो फिर उससे कितने थैलस बन सकते हैं मैक्सिमम। कितना आसान है, 64। बिल्कुल। अभी ऑप्शन दिए थे, बट आप ये कब जवाब दे पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल जस्टिफाई करके रखा पहले कि क्या है उसका मतलब। सर लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना लिवर वर्ड्स। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग आप देख पा रहे हो। दोनों भी करते हैं, हाँ, लिवर वर्ड्स दोनों भी करते हैं। दोनों ही, सेक्सुअल भी करते हैं, असेक्सुअल भी करते हैं, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें होता है। ठीक है, हम लोग इसका रिप्रोडक्शन ही तो देख रहे हैं, अभी तो हमने उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल देखा। दे कैन शो द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। जो खास करके लोअर प्लांट्स है उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, जैसे हमने एल्गी में भी देखा वैसे यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ओके। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, सर डिटेल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की है। सो नो, है ना, डोंट हैव टू की जरूरत नहीं है सर, समझ गया। अगेन एंड अगेन। अभी मॉसेस के बारे में थोड़ा देखो। जब हम मॉसेस के बारे में देखते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी एनसीईआरटी में, कि मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है, बड़ा ध्यान से प्रॉपरली सुनना है। मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है, इट्स अ मोर प्रोमिनेंट, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट आया, देखो, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस इज द गैमेटोफाइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा स्टेज और सेकंड स्टेज लीफी स्टेज। अब इसके लिए आपका पूरा माइंडसेट मैंने पहले ही बना के रखा। हाँ सर। मैं एक और चीज आपको बताने चाह रहा हूँ कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है ये बहुत ज्यादा एलैबोरेट होता है, उतना सिंपल नहीं होता जितना उसमें होता है लीवर वर्ट में। एक फ्रूट, एक सीटे और एक कैप्सूल, इतना साधा है ना। यहाँ पे है ना बिल्कुल बेटा मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट सा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे देखें। सर हाँ बेटा बोलो। तो ज्यादातर लिवर वर्ड्स में एसेक्सुअल होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दोनों ही होते हैं।
मतलब ठीक है, अभी देखो मोसेस में दो स्टेजेस कौन सी है? प्रोटोनेमा स्टेज, बताओ क्या है? इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, इट इज अ क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटल स्टेज। क्रीपिंग है मतलब जमीन के ऊपर रेंगने वाला, ठीक है, ऐसा। ग्रीन है, ब्रांचेस होते हैं, और फिलामेंटल स्टेज होती है प्रोटोनेमा स्टेज, जवेनाइल स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं। लीफी स्टेज क्या होती है? इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब देखो वर्ड यहाँ पे लिखा है उन्होंने, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, है ना। कहाँ से डेवलप? देखो एज ए लेटरल बर्ड, ठीक है, लेटरल बर्ड से भी डेवलप होता है प्रोटोनेमा, दैट इज द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है, ऑन द प्राइमरी प्रोटोनेमा, and they consist of the upright slender axis bearing spirally arranged leaves। देखो यहाँ पे क्या वर्ड आया? spirally arranged leaves। अब भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपको, ड्रॉ किया था, हाँ है ना। हाँ मैंने सर, कहा था कि लीवर वर्ट में 2 रोज में लीव्स होते हैं, पर इसमें कैसे होते हैं? स्पाइरल होते हैं, गोल ठीक है, गोल गोल स्पाइरली रोज के माप। अरेंज्ड लीव्स, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल। नंबर थिंग, देखो ये मैंने कितना क्लियर किया आपको पहले ही, है ना। मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं भाई ये? लीवर वर्ट में कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर राइजोइड। लीवर वर्ट्स हैव द यूनिसेलुलर राइजोइड। यहाँ पे कैसे राइजोइड है? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट, एंड दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। तो ऑब्वियसली गैमेटोफाइट है तो उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, नो डाउट, ठीक है। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होगा तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, इवन बडिंग इसमें होता है, बर्ड डेवलप होते हैं, असेक्सुअल बर्ड डेवलप होते हैं इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जिसको हमने लैटरल बर्ड कहा था। क्या कहा था बेटा उसको? हमने लैटरल बर्ड, ये वर्ड यूज किया, दैट आल्सो डेवलप, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रिडिया, आर्किगोनिया, सेम थिंग, सारी चीजें वही एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि मॉसेस हैव, दिस इज लास्ट वन, मॉसेस हैव एन एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल। मतलब इनका जो स्पोरेंजियम होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग डेफिनेटली बेटा जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी तो ज़्यादा डिटेल मैं आपको दूंगा। अभी इतना याद रखो कि इनका अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि मॉसेस में इलेबोरेट मैकेनिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो कैप्सूल डेवलप होता है ना, तो कौन से सेल होते हैं, विच सेल प्लेज द रोल इन द स्पोर डिस्पर्सल, ऐसा अगर अभी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से जवाब देना प्रोसेस, है ना। मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। इनको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन रिपीट करो ना सर। हाँ मैं आंसर लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मॉसेस हैव द एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल। मतलब इतना इजी नहीं होता उसमें, तो मैं ये समझाऊंगा आपको, सारी मैकेनिज्म समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल तो हम ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। मुद्दा आता है कि ये जो इसके स्पोरोफाइट होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके ऊपर कोटिंग के ऊपर कुछ अलग स्पेशल सेल होते हैं, धातु जैसे टीथ लाइक सेल्स होते हैं जो ओपन होते हैं, तो उसमें से बेटा स्पोर्स फटक से बाहर रिलीज होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? Which cell plays important role in the dispersal of the spores? मतलब कैप्सूल फूटेगा तो स्पोर जर्मिनेट बाहर लिबरेट होंगे, ठीक है। तो सेल्स का नाम पूछा जाएगा तो आंसर देना बेटा पेरिस्टोमियल टिथ। क्या आंसर दोगे? पेरिस्टोमियल टिथ। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? मॉसेस के केस में, क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा एलैबोरेट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। So, Okay, sir. can you give the answer for this question? Which cell is involved in the dispersal of the spore? Peristomial sheath. Peristomial. Peristomial teeth, ये बेटा इसमें आंसर देना है, ठीक है। 32 सेल होते हैं, 32 सेल, जैसे हमारे पास 32 दांत है वैसे उसके पास 32 सेल होते हैं, 32 सेल, ठीक है। तो ये याद रखना है ना। 16 की 2 लेयर होती है, अपर लेयर ऑफ द 16 टीथ एंड है ना लोअर लेयर ऑफ द 16 टीथ, सेम टू सेम है ना। बट इन्हें कहते क्या है?
दे आर कॉल्ड एज व्हाट द पेरिस्टोमियल टिथ, है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। सर क्या क्या होता है हाइड्रो? हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रो HYGRO, मतलब एक बार पानी में फिर रहता से है। फंक्शन बताओ ना, पेरिस्टोमियल। दे आर हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बता सकते हो सर वापस? वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यूज। ओके सर, पता था। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि लिवरवर्ट में ऐसे कौन से सेल होते हैं जो मदद करते हैं, तो आंसर देना बेटा इलेटर्स इन केस ऑफ द लिवरवर्ट। ठीक है, अगर लिवरवर्ट में यही क्वेश्चन पूछे कि स्पोर डिस्पर्सल के लिए कौन से सेल हेल्पफुल होते हैं, तो आंसर देना बेटा लिवरवर्ट में आंसर देना इलेटर्स। ठीक है, ओके सर, समझा। so there are some examples of the mosses. One is a funaria, ये आपको दिखाई दे रहा है। कैप्सूल फूड सीटे उसका स्पोरोफाइट है, ये उसका गैमेटोफाइट है। दिस इज एग्जांपल फ्यूनारिया। दूसरा एक एग्जांपल है बेटा स्पैग्नम, इसमें थोड़े ब्रांचेस होते हैं, नीचे के ब्रांचेस में आर्किगोनिया डेवलप होते हैं, ऊपर के ब्रांचेस के ऊपर बेटा एंथ्रीडियम डेवलप होते हैं। तो दे हैव डिफरेंट ब्रांचेस, एंथ्रीडियल ब्रांच इज डिफरेंट, आर्किगोनियल ब्रांच इज डिफरेंट। और एक तीसरा एक टाइप मेंशन है हमारी एनसीईआरटी में, वो बेटा पॉलीट्राइकम। तो मॉसिस के 3 एग्जाम्पल है जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है। वन इज अ फ्यूनारिया, वन इज व्हाट द स्पैग्नम एंड वन इज व्हाट द पॉलीट्राइकम। पॉलीट्रिकम। ठीक है, सो इट्स वेरी sir. सिंपल, वेरी सिंपल। 3 एग्जाम्पल है ना। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द ब्रायोफाइट। तो डेफिनेट बेटा Thank you, जो sir. हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं Fights. फाइट्स। तो मैं एक क्वेश्चन आपको जाते जाते पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि लिवरवर्ट जब स्पोर को रिलीज करेगा तो उसको हेल्प करने वाले कौन से सेल होते हैं? इलेटर्स एंड सेम इन केस ऑफ व्हाट द मॉसेस कौन से सेल होते हैं? पेरिस्टोमियल नहीं, एक सेकंड। स्टोमियल टीथ। हाँ, नेचर क्या है? पेरिस्टोमियल ठीक है, सो थैंक यू, सी। नाइस नाइट, गुड नाइट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम Bye, लोग sir. रेडोफाइट्स के बारे में। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। सर्वेश ने पूछा है, सर हाउ कैन लिवरवर्ट्स हैव बोथ द रिप्रोडक्शन? एवरीवन हैव, मॉसेस हैव, algae हैव, ऑल प्लांट्स हैव बोथ द मैकेनिज्म्स, बोथ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब टाइम आएगा, जो सिचुएशन आएगा, उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन होना चाहिए, सेक्सुअल या असेक्सुअल। ठीक है, सो दे शो बोथ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स के केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग ये सब क्वेश्चन के बारे में सोचो तो थोड़ा सा एनिमल के जो है ना पॉकेट्स है उससे बाहर निकल के सोचो, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको है ना तंग नहीं करेंगे।